दोस्तों सुपर टेट के लिए आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। संस्कृत 1 बजे, 2 बजे जीके जीएस, बाल विकास और हिंदी भी, और गणित की क्लास भी चल रही है। लेकिन साइंस की क्लास कहीं ना कहीं मिस हो रही है। तो यहाँ पर मैम के द्वारा साइंस की क्लास आपको दी जा रही है हमारे दूसरे चैनल पर, वनडे एग्जाम स्टडी 2.0। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की एक क्लास स्पेशली इसी चैनल पे आपको कराई जाएगी। इसमें 60 क्वेश्चंस मैम आपको साइंस के कराएंगी। देखिएगा कि सुपर टेट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ही क्वेश्चंस आते हैं, और 30 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट एकदम ब्रिलियंट क्वेश्चन रखे गए हैं बेहतरीन तरीके के। इसमें आप बहुत सारे प्रश्न गलत करने वाले हैं, ठीक है। साइंस आपके पेपर में 10 नंबर की पूछी जाएगी। इसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए साइंस की। फिलहाल मॉक टेस्ट के माध्यम से आप चेक करिएगा अपनी तैयारी को। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगी आपकी सारिका मैम। और अगर आप डेली ऐसी साइंस की वीडियोस चाहते हैं तो आप दूसरा वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में पहले लिंक में आपको, मतलब पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज का प्रश्न। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। पहला ऑप्शन दिया है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा दिया हुआ है अनुगूंज, तीसरा दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग, चौथा दिया है कंपन ऊर्जा। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा है। यहाँ पे विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे देखते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए, समुद्री वनस्पति की सघनता के लिए, प्रकाश की गहराई के लिए, या फिर मछलियों की सघनता के लिए? तो कमेंट करिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो होगा पानी की गहराई मापने के लिए। विकल्प यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इकोलोकेशन क्या होता है? यह एक टाइप से सोनार का ही रूप होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म होता है। समुद्र में पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन या फिर सोनार का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? एनीमिया, कैंसर, थैलेसीमिया या फिर रतौंधी? तो यहाँ पे देखिए जो थैलेसीमिया है ये क्या एक आनुवांशिक विकार है। विकल्प यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। थैलेसीमिया क्या होता है? यह एक रक्त रोग होता है। इसकी कमी से क्या हीमोग्लोबिन ठीक से निर्माण नहीं होता। हीमोग्लोबिन का जो ठीक से निर्माण नहीं हो पाता है। 4 देखते हैं। डैश को गर्म करने प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। किसको गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ये पूछा जा रहा है। बेकिंग सोडा को, कैल्शियम कार्बोनेट को, जिप्सम को, या फिर कार्बोनिक अम्ल को? बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है जिप्सम, ये राइट हो जाएगा। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जिप्सम का क्या सूत्र होता है? CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। इसको जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? ब्रोयाफाइलम, इमली, ब्रायोफाइटा या फिर गुलाब? तो पौधे के तने के माध्यम से जो प्रजनन करता है वो कौन है? गुलाब है। विकल्प यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। यौन प्रजनन के दौरान जब 2 व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे डैश बनाती हैं। युग्मनज बनाती हैं, अंडा बनाती हैं, एंडोस्पर्म बनाती हैं या फिर भ्रूण बनाती हैं? तो क्या हो जाएगा? युग्मनज बनाती हैं। विकल्प यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुएं कितनी हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या फिर 4 हैं? तो आवर्त सारणी में जो उपधातुओं की संख्या है वो कितनी है? 7 है। यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन कौन सी उपधातुएं 7 होती हैं? बोरान होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। ये क्या होती हैं? उपधातुएं होती हैं। कितनी संख्या होती है? तो 7 इनकी संख्या होती है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। डैश को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। परमाणु को, अणु, भार को या फिर द्रव्यमान को। तो किसको किया जाता है? द्रव्यमान को। विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 9 देखते हैं। हड्डियों को जोड़ता है स्नायु बंधन, उपास्थि, स्नायु या फिर औरलर। तो कौन जोड़ता है? स्नायु बंधन। विकल्प यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। स्नायु बंधन क्या होता है? ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, हीलियम है या नियान है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। इकलौती अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन है, जो कि आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है। 11 देखते हैं। बाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? हवा की गति से, पानी के स्तर से, सतह के क्षेत्रफल से या फिर तापमान में परिवर्तन से? तो देखिए, जो बाष्पीकरण है वो पानी के स्तर से इसकी दर प्रभावित नहीं होती। हवा की गति से भी होगी, सतह के क्षेत्रफल से भी होगी, तापमान में परिवर्तन से भी इसकी दर प्रभावित होगी, लेकिन पानी के स्तर से बाष्पीकरण की जो दर है वो प्रभावित नहीं होती है। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है ये पूछा जा रहा है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻+19 कूलाम या फिर 1.6 × 10⁻−18 कूलाम, 1.6 × 10⁻+18 कूलाम। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रोटॉन पे आवेश होता है। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? एड्रेनलाइन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एनिमल हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन है जो हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हृदय की गति को बढ़ा देता है? कौन सा हो जाएगा? एड्रेनलाइन। विकल्प ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य, लंबी, अनुप्रस्थ या फिर प्रवर्धित। तो कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। विकल्प ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15 देखते हैं। 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया। किसने दिया? प्लूटो ने, मुरे ने, मेंडलब्राट ने या फिर विटकर ने। तो 5 जगत का जो प्रणाली का प्रस्ताव दिया है वो किसने दिया है? विटकर ने। RH विटकर ने कब दिया है? 1969 में दिया था। 1969 में विटकर ने 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, धावन या वॉशिंग सोडा या अनबुझा चूना। तो जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? CaO और CO2 निकलती है। CaO क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। अनबुझा चूना या बिना बुझा चूना इसको बोलते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करके, दाब बढ़ाकर, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके या फिर अम्ल और क्षार का प्रयोग करके। देखिए, पदार्थ जो है उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है? ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके। विकल्प यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है? ग्रेफाइट, हीरा और या बकमिनिस्टर फुलरिन।
18 का आंसर कीजिए, क्या होगा इसका? कार्बन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के अपरूप है। विकल्प डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस, क्षारीय धातुएं, हैलोजन या फिर क्षारीय मृदा धातुएं। 17वां जो आवर्त सारणी में 17वां समूह है उसे हम क्या बोलते हैं? हैलोजन्स बोलते हैं। विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। हैलोजन्स क्या होते हैं? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है? आयोडीन है, ये सब क्या है? तो ये हो जाती हैं हैलोजन्स हो जाते हैं। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा, क्या होगा? बढ़ने लगेगा, शून्य हो जाएगा, घटने लगेगा या फिर समान रहेगा। तो देखिए जब ग्रह जो है सिकुड़ना शुरू कर देगा तो क्या जी का मान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। विकल्प ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जी क्या है? तो जी है गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान पृथ्वी पे क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? 10 होते हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 12 होते हैं। तो देखिए धावन सोडा जो है उसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O, ये होता है धावन सोडा का सूत्र। अब पूछा जा रहा है इसमें पानी के कितने अणु हैं, तो कितने हैं? 10 है ना। तो विकल्प ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10 अणु जो हैं धावन सोडा में होते हैं, किसके? पानी के। मानवों में डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? श्वसन रज्जु से, मुख गुहिका से, स्वर रज्जु से या फिर न्यूट्रॉन से। तो किससे होती है कंपन ध्वनि? स्वर रज्जु से होती है। विकल्प यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है या फिर न्यूट्रॉन है। तो कौन सा भाग करता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत धारा का निर्माण करता है। विकल्प बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या फिर मीथेन। तो कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन में से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो थी वो वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। कब? जब जीवन की उत्पत्ति के समय। 25 नंबर देखते, लोहे पर जंग लगने के दौरान लोहे पर भूरे नीले चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है, काला आस्तरण या कोटिंग होता है, हरा आस्तरण या कोटिंग होता है या फिर लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है। तो 25 का आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विकल्प डी, लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है। जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहा O2 के संपर्क में आके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो कि लाल भूरे कलर का होता है, इसलिए इसका लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एडवांसमेंट इन डेवलपिंग सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्टिव इम्यून डिवाइड सिग्नल या फिर ऑल इम्यून डाउन सिंड्रोम। तो एड्स का जो फुल फॉर्म हो वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। विकल्प यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? ये पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 3600,000, 3600,000 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3600,000, यहाँ पे 2 जीरो होगा। ये है 1 किलोवाट घंटा में जूल। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? CO और CO2 के कारण, NO2 और O2 के कारण, SO2 और O2 के कारण या फिर SO2 और NO2 के कारण। तो किसके कारण होती है अम्ल वर्षा? SO2 और NO2 के कारण। विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। गति का पहला नियम
डैश और समय के बीच संबंध प्रदान करता है, वेग के, अवस्था के, विस्थापन के या फिर त्वरण के। तो किसके बीच संबंध स्थापित करता है? वेग के। यहाँ पे विकल्प ए राइट हो जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? लोहे की कील का, बर्फ का, कार्क का या फिर थर्माकोल का? तो किसका हो जाता है? लोहे की कील का। लोहे की कील का घनत्व है जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए लोहे की कील जो है वो जल में पूर्णतः डूब जाती है। ये रहे आज के 30 प्रश्न। अब हम आपके साथ 30 प्रश्न और लाए हैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस 30 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे जो 30 प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन, पार्सेक मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का या चुंबकीय बल का? तो पार्सेक किसका मात्रक होता है? पार्सेक जो मात्रक होता है वो दूरी का होता है। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाता कि एक पार्सेक किसके बराबर होता है, तो एक पार्सेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अब प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। पार्सेक और प्रकाश वर्ष पूछा जाए तो दोनों ही दूरी के मात्रक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से एसआई यूनिट्स में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम या दाब या डाइन? बताइएगा इसमें एसआई यूनिट्स में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कार्य का जो मात्रक एसआई होता है जूल सही लिखा हुआ है, बल का भी न्यूटन सही लिखा हुआ है, द्रव्यमान का किलोग्राम सही लिखा हुआ है, लेकिन दाब का जो डाइन ये मात्रक नहीं होता है। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, क्या होता है? पास्कल होता है। और डाइन जो है ये बल का मात्रक होता है। और कैसा मात्रक होता है? सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। बल का न्यूटन जो है वो एसआई पद्धति में हो जाता है, और जो डाइन है वो सीजीएस पद्धति में हो जाता है। ठीक है, दाब का जो यहाँ पे एसआई मात्रक हो जाएगा तो वो हो जाएगा पास्कल। विकल्प जो डी है यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता को मापा जाता है, जल की गहराई को मापा जाता है, जल का बहाव या जल की मात्रा को नापते हैं? तो क्यूसेक जो होता है उसमें हम क्या मापते हैं? जल का बहाव मापते हैं। यानी विकल्प जो यहाँ पे सी है यहाँ पे राइट हो जाएगा। पानी के बहाव की इकाई जो होती है वो क्या होती है? क्यूसेक होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डावसन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या शोर मापने में? तो डावसन जो इकाई है उसका जो प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने में। डावसन इकाई का जो प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई या ऊंचाई कह सकते हैं उसको मापने में किया जाता है। यानी विकल्प जो यहाँ पे सी होगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सोनार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग का, श्रव्य ध्वनि तरंग का, पराश्रव्य तरंग का या अवश्रव्य तरंग का? तो जो सोनार है उसमें जो तरंगे प्रयोग की जाती हैं वो कैसी तरंगे होती हैं? वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अब पूछा जाता है सोनार क्या है? तो सोनार जो है ये समुद्र की गहराई को मापने का एक सिद्धांत होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा था कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और यहीं पे पूछा जाए कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? तो किसका करते हैं? फैथोमीटर का करते हैं। और यूनिट पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? फैथॉन हो जाएगी। ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे सोनार का जो फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
ये सोनार का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो गए होंगे, सो देख लेना फिर से आप लोग। रिकॉर्डेड है क्लास, दोबारा से प्ले करके देख लेना और नोट्स बना लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। डेसिबल में मापी जाती है, ऑडियोमीटर में मापी जाती है, हाइड्रोमीटर में मापी जाती है या बैरोमीटर में मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। विकल्प ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑडियोमीटर की। तो ऑडियोमीटर में क्या मापा जाता है? श्रवण सीमा या श्रवण क्षमता कह सकते हैं, इसको यूज ऑडियोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर या हाइड्रोमीटर होता है, इसमें द्रव का घनत्व मापा जाता है, ठीक है। और जो बैरोमीटर होता है इसमें वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? डेसिबल, यानी यहाँ पे विकल्प जो ए है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का किया जाता है, डावसन का किया जाता है, सेक्सटेट का किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का किया जाता है, बताइएगा। अभी मैंने यहाँ पे बताया समुद्र की गहराई को नापने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाता है सोनार। सिद्धांत या तकनीकी कह सकते हैं, टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे बढ़ते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता का, उच्च ताप के या घनत्व के? तो पायरोमीटर जो होता है उसका यूज किसके लिए करते हैं? उच्च ताप के लिए करते हैं। उच्च ताप के मापन के लिए हम क्या पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। अब आर्द्रता मापन के लिए क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए करते हैं हाइग्रोमीटर। और वायुमंडलीय दाब के लिए करते हैं बैरोमीटर। बात करते हैं घनत्व की, तो द्रव का घनत्व हो तो किसके लिए? हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं उसके लिए। आगे देखते हैं, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग या प्रकाश की तीव्रता? बताइए 9 में। तो देखिए एनीमोमीटर जो है वो उसका यूज़ किया जाता है पवन वेग यानी हवा की चाल को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है एनीमोमीटर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसमें? लैक्टोमीटर में, हाइड्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में या बैरोमीटर में? दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है वो किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है? लैक्टोमीटर में मापा जाता है, लैक्टोमीटर में मापा जाता है। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर में क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर में द्रव का घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर में तो आर्द्रता मापने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर में क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मापन किस में से करते हैं? बैरोमीटर से करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, जूल होता है, ओम होता है, वाट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। विकल्प जो बी है यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पैलियोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका किया जाता है? मिट्टी का, पक्षी का या जीवाश्म का या फिर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? पैलियोबायोलॉजी में किसका किया जाता है बताइएगा। तो पैलियोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त का दाब मापा जाता है किस में मापा जाता है? टैकोमीटर में, स्फिग्नोमीटर में, एक्टोमीटर में या बैरोमीटर में? तो रक्त का दाब यानी क्या इसको बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी किस में मापा जाता है? तो बीपी मापा जाता है स्फिग्नोमीटर में। यहाँ पे थोड़ा गलत मिस्टेक है, स्फिग्नोमीटर में बीपी मापा जाता है। विकल्प बी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
ये देखिए यहाँ पे बीपी मापने ये मशीन आपने देखी होगी, इसे क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमीटर। आगे बढ़ते, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने ये बताया था आपको। फेदोमीटर का उपयोग किया था समुद्र की गहराई मापने के लिए, भूकंप मापने के लिए, वर्षा मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। तो जो फेथोमीटर है, फेदो या फेथोमीटर जो है उसका यूज़ करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। जो विकल्प ए हो वो राइट हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? फैथॉन होती है। और ये जो समुद्र की गहराई मापने का जो सिद्धांत होता है, टेक्निक होती है, उसे क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक्थियोलॉजी, मैलिकोलॉजी, पैरोलॉजी या एंटोमोलॉजी। 15, प्रश्न संख्या 15, इसको क्या बोलते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में। विकल्प डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीरें जमा करता है, पंख जमा करता है। तो जो फिलाटेलिस्ट होता है वो क्या? डाक टिकट का संग्रहण करता है। संग्रहण मतलब जमा करता है, ठीक है, डाक टिकट का संग्रहण करता है। आगे देखते हैं, मैमथ किसका पूर्वज है? जो मैमथ है ये किसका पूर्वज है? कुत्ते का है, हाथी का है, ऊंट का है या फिर घोड़े का है? तो जो मैमथ था ये किसका पूर्वज है? हाथी का पूर्वज है। विकल्प यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, डायनासोर किस युग में थे? पहले जोइक में थे, साइनोजोइक में थे, मेसोजोइक में थे या प्लेस्टोनिक में थे? तो जो डायनासोर थे वो किस में थे? वो थे मेसोजोइक में। मेसोजोइक युग में डायनासोर थे। यहाँ पे विकल्प कौन सा? सी राइट हो जाएगा। डॉल्फिन किस वर्ग में आती है? स्तनी में आती है, मत्स्य में आती है, उभयचर में आती है, सरीसृप में आती है? तो जो डॉल्फिन है वो किस में आ जाती है? वो स्तनधारी में आ जाती है। विकल्प ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, स्तनी होती है डॉल्फिन। इसमें और भी जैसे होमोसेपियंस मनुष्य आता है स्तनधारी में, और हो गया वैल है, ये सब क्या है उसमें स्तनधारी में आते हैं। 20 देखते हैं, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी की टांगें होती हैं। भाई मकड़ी की टांगें कितनी होती हैं बताइए? 6 होती हैं, 7 होती हैं, 8 होती हैं या फिर 10 होती हैं? तो मकड़ी की टांगें कितनी होती हैं? सभी को पता होगी कितनी होती हैं? 8 होती हैं मकड़ी की टांगें। विकल्प जो सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है? हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वसा, सिल्वर नाइट्रेट, चूहे का विष, जिंक फास्फाइड, फिल्सफर ऊन, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड सही है। देखिए कृत्रिम वर्षा, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिखा है, बल्कि क्या होता है कृत्रिम वर्षा के लिए जो यौगिक होता है वो कौन सा होता है? AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, इससे कृत्रिम वर्षा होती है। बाकी सारे ऑप्शन सही लिखे हैं तो विकल्प भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए AgI जो होता है वो यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। पृथ्वी की आयु मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम विधि का किया जाता है, जैव तकनीकी विधि का किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि का किया जाता है, जैव घड़ी विधि का किया जाता है। तो जो पृथ्वी की आयु है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। विकल्प ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? एरिथ्रीन है, एट्रोपिन है, 2-आइसोप्रोपेक्सिल फिनाइल है या बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन है? बताइए 23 में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो कौन सा होता है? एलिथ्रीन होता है। मच्छर या मक्खी भगाने वाली दवाओं में जो रसायन होता है, सक्रिय रसायन, वो क्या होता है? एलिथ्रीन होता है। विकल्प ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? आलू है, गन्ना है, सनई है या फिर चना है?
तो जो हरी खाद जिससे हमें मिलती है वो सबसे उपयुक्त फसल कौन सी हो जाएगी? सनई हो जाएगी। विकल्प यहाँ पे जो सी है ये राइट हो जाएगा। सनई से हमें हरी खाद पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। चूहे मारने में किस रसायन का प्रयोग होता है? एथाइल अल्कोहल का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, पोटेशियम साइनाइड का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? तो देखिए, चूहे मारने में जो रसायन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? पोटेशियम साइनाइड, KCN। ये क्या है? पोटेशियम साइनाइड। इसका प्रयोग करते हैं चूहे मारने में। चूहे मारने का जो रसायन होता है उसे क्या कहते हैं? पोटेशियम साइनाइड कहते हैं। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट का किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का किया जाता है, फेरस सल्फेट का किया जाता है या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट का किया जाता है? तो देखिए, अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड में, अमोनिकल में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में? तो जो यूरिया में नाइट्रोजन है वो किस रूप में पाया जाता है ये पूछा जाता है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे NH2 कौन सा ग्रुप हो जाता है? एमाइड ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा? एमाइड ग्रुप में जुड़ा है, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? एमाइड ग्रुप हो जाएगा। विकल्प यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 30% होता है, 47% होता है, 23% होता है या फिर 60% होता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 46 से 47%। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर 46% भी दिया होता है तब भी सही होता, 47 दिया फिर भी सही है, 46 से 47 होता है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेथॉल है, यूजेनॉल है, मेथेनॉल है या फिर बेंजीन है? तो जो लौंग का तेल हो उसका प्रमुख घटक क्या हो जाता है? यूजेनॉल हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनोजेल नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका यूज़ कहाँ होता है? वाहनों में किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके 30 साइंस के 30 क्वेश्चंस। बताइएगा इनमें से आपके कितने सही हुए हैं और कैसी लगी मेरी ये क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, सभी को नमस्ते।